तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एनालिसिस में हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाने वाले हैं। असली पावर यानी असली सत्ता आखिर होती किसके हाथ में है? अक्सर हम सिर्फ चुनाव और सरकारों की बात करते हैं, राइट? लेकिन आज हम उन छुपे हुए डोमेस्टिक पावर प्लेस को डीकोड करेंगे जो कई बार हमारे रेगुलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी टीम उनका वेस्ट, हाँ बायोलॉजिकल वेस्ट तक सील करके वापस अपने देश क्यों ले आती है? अजीब लगा ना? दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी विदेशी एजेंसी उनके डीएनए की प्रोफाइलिंग न कर सके। लिटरली इतनी भयंकर सिक्योरिटी, लेकिन विदेशी जासूसी तो बस एक झांकी है। आज हम जिस सच्चाई की बात कर रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे अपने ही देश के अंदर पावर और सत्ता का जो खेल चलता है उसकी जड़ें कहीं ज्यादा मजबूत और उलझी हुई हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले समझेंगे सत्ता के भ्रम को, फिर चलेंगे बंगाल की पैरेलल गवर्नमेंट की तरफ, उसके बाद देखेंगे कि पॉलिटिकल इम्यूनिटी की असल कीमत क्या होती है, तमिलनाडु का अंडरवर्ल्ड एम्पायर कैसे खड़ा हुआ, सिक्योरिटी की कुछ अजीब सच्चाइयां, और अंत में आम नागरिक और सिस्टम का कनेक्शन। यकीन मानिए, अलग अलग देखने वाली इन सभी घटनाओं के बीच एक बहुत ही लॉजिकल लिंक है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द इल्यूजन ऑफ पावर यानी सत्ता का भ्रम। पावर हमेशा सिर्फ संसद या विधानसभाओं में नहीं होती। कभी कभी ये दूर दराज के गांव या फिर भीड़ भाड़ वाले शहरों में बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही होती है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है पश्चिम बंगाल का ग्रामीण इलाका, जहाँ जनता सरकार नाम की एक रूरल इंसर्जेंसी ने भारत की करीब 40% जमीन पर अपना कंट्रोल बना लिया था, और दूसरी तरफ मुंबई जैसा मेगा सिटी, जहाँ एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट ने अपना खुद का जनता दरबार खड़ा कर दिया। मतलब एक तरफ जंगलों और गांव में फैला विद्रोह और दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच बैठा एक अंडरवर्ल्ड। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद सेम था, ऑफिशियल सिस्टम को किनारे करके अपनी खुद की समानांतर सरकार चलाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा फोकस डालते हैं पश्चिम बंगाल पर। हम सिर्फ फैक्ट्स और इतिहास के नजरिए से इस पैरेलल गवर्नमेंट के उदय को समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1967 से। दार्जिलिंग का एक छोटा सा गांव है नक्सलबाड़ी। वहां एक किसान के जमीनी विवाद से एक बगावत भड़की। शुरुआत में ये सिर्फ जमींदारी सिस्टम के खिलाफ एक आवाज थी, लेकिन 60 के दशक के आखिर तक आते आते चारू मजूमदार के 8 ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स ने इस मूवमेंट में जैसे आग में घी का काम किया। और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? 2005 से 2010 के बीच ये जनता सरकार इतनी पावरफुल हो गई कि इसका असर भारत के करीब 180 जिलों में फैल गया। एक छोटा सा लोकल विद्रोह अब एक बहुत बड़ा सिस्टेमिक चैलेंज बन चुका था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था, ये लिटरली एक पूरा फंक्शनिंग सिस्टम था। इनके अपने पैरेलल जस्टिस कोर्ट्स थे, जहां ये खुद फैसले सुनाते थे। इनके अपने रीजनल स्कूल्स चल रहे थे, यहां तक कि अपनी खुद की प्राइवेट मेडिकल यूनिट्स भी थीं। इमेजिन कीजिए, एक पूरी तरह से काम करने वाला समानांतर राज्य जिसने आधिकारिक सरकार को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का रियल वर्ल्ड में असर क्या होता है। बात करते हैं पॉलिटिकल इम्यूनिटी की कीमत के बारे में। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जरा नंबर्स पर गौर कीजिए। 1000 करोड़ रुपए और 10,000 नौकरियां, ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की असल कीमत। जब बंगाल में टाटा ने अपनी नैनो कार के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप शुरू किया था, तब वहां हुए भारी विरोध और राजनीतिक अशांति की वजह से उन्हें अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रातों रात बंगाल से हटाकर गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। मतलब साफ है कि जब सिस्टम में लूपहोल्स आते हैं तो उसका सीधा और भयंकर नुकसान हमारी इकोनॉमी को उठाना पड़ता है। और देखिए, ये असर सिर्फ पैसे या इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहता। आज के समय में भी इसके गंभीर नतीजे सामने आते हैं। हाल ही के आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले मामले को ही ले लीजिए। जब ऐसे केसेस में सिस्टम पर गंभीर अपराधों को कवर अप करने के आरोप लगते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिस्टम में किसी खास जगह होने से या पॉलिटिकल कनेक्शन होने से किसी को ऑटोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाती है? ये सिचुएशन बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम की पावर और इम्यूनिटी का ये कॉम्बिनेशन आम इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, अब ज्योग्राफिकली थोड़ा शिफ्ट करते हैं और चलते हैं मुंबई। यहाँ एक और पैरेलल पावर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, जिसके तार जुड़े थे सीधे तमिलनाडु से। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, प्राइवेट वोट बैंक। जरा सोचिए, तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आया एक मामूली सा इंसान, वरदराजन मुदलियार, वो मुंबई के धारावी को अपना एक अभेद्य किला कैसे बना लेता है। उसने सिर्फ कोई गैंग नहीं बनाया, बल्कि अपना खुद का एक जनता दरबार शुरू कर दिया।
इस अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट ने क्या किया? उन्होंने गरीब और बेसहारा लोगों को रहने की जगह दी, उनके राशन कार्ड बनवाए और बदले में मिली उनकी पक्की राजनीतिक वफादारी। लोग न्याय के लिए पुलिस के पास जाने के बजाय सीधा उसके पास जाने लगे। मतलब उसने पूरा का पूरा सिस्टम ही रिप्लेस कर दिया था। अब देखते हैं कि यह कहानी आगे कैसे बढ़े। करीब 20 सालों तक, पूरे 2 दशकों तक इस अंडरवर्ल्ड को एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिली रही, कोई उन्हें छू नहीं सकता था। लेकिन 1982 में सरकार का रुख बदलता है। एक निडर आईपीएस ऑफिसर को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो जो अनबीटेबल सा लगने वाला एम्पायर था ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। वरदराजन को रातों रात मुंबई छोड़कर वापस चेन्नई भागना पड़ता है। ये घटना एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, जिस दिन असली सरकार एक्शन लेने पर आती है उस दिन कोई भी पैरेलल स्ट्रक्चर टिक नहीं सकता। तो चलिए अब पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड से निकलकर पावर को मेंटेन करने की कुछ ऐसी सच्चाइयों पर बात करते हैं जो इतनी अजीब हैं कि एक पल को यकीन ही नहीं होता। अब जरा इन अनसीन मैकेनिज्म्स को देखिए। जब हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी की बात आती है तो ऐसे अल्ट्रा सेट्स का इस्तेमाल होता है जो बिना किसी सिम कार्ड या रेगुलर इंटरनेट के सीधे विदेशी सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। इन्हें ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और तो और, क्या कोई मान सकता है कि हमारे देश में बड़े बड़े इवेंट्स के दौरान असली बंदरों को डराने के लिए ऐसे लोगों को तैनात किया जाता है जो बिल्कुल लंगूर की आवाज निकाल सके? लिटरली सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। ये दिखाता है कि सत्ता और बड़े आयोजनों को सुरक्षित रखने के लिए सिस्टम किस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। तो फाइनली आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नागरिक और सिस्टम। पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड और हाईटेक सिक्योरिटी के बाद अब बात उस ताकत की जो असल में सबसे बड़ी है। ये जो बात यहां है, ये बहुत ही शानदार तरीके से पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। सिस्टम में जब भी लूप होल्स होते हैं तो पैरेलल सरकारें बन ही जाती हैं, लेकिन अल्टीमेट पावर, असली सत्ता हमेशा आम जनता की जागरूकता में होती है। एक अवेयर सिटीजन हमेशा जानता है कि देश के लिए सही क्या है। अगर आज भी हमारे सिस्टम में ये खामियां मौजूद हैं, तो सोचिए इन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। आम नागरिक की आवाज ही वो असली फोर्स है जो किसी भी पैरेलल सिस्टम को उखाड़ फेंक सकती है। तो इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा। इस एनालिसिस को हम यही खत्म करते हैं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक बड़ी चर्चा शुरू हो सके। और हाँ, सीखते रहिए।